Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student। हमने इससे पहले कवर कर चुके हैं एंजाइम्स। आज हम करेंगे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को और उनके नोमेनक्लेचर को, यानी कि उनका नामकरण कैसे किया जाता है किसी एंजाइम का, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो यानी कि आपको पता है एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को पकड़ कर एंजाइम उसका प्रोडक्ट बना देता है, और ये रेट बहुत फास्ट होते हैं एंजाइम्स की वजह से। जो रिएक्शंस के रेट होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं एंजाइम्स की वजह से। तो अब यहाँ पे एक जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो उस बिहेव क्या करती है, उसका बिहेव का पैटर्न क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, वो यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आप ये मान लीजिए, मैं ग्राफ आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो समथिंग लाइक ऐसा ग्राफ होता है। ये इस तरफ हम इंक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, और इस तरफ हो रहा है ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को। तो यानी कि हम देखते हैं कि एक बार अगर जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चलेंगे तो ईएस की बढ़ती चलेगी, ईएस कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसकी वही रेट धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। पर एक समय आएगा जिसके बाद आप चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर लीजिए, जो ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि सॉरी यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ ईएस कॉम्प्लेक्स, मेरे से गलती से ड्रा हो गया। तो आप चाहे अब जो ईएस की फॉर्मेशन है वो फिक्स हो गई है, यहाँ पर आके फिक्स हो गई है, जबकि अब कंसंट्रेशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये फिक्स हो चुकी है। इसके बाद आपको इस ग्राफ से पता चला होगा, और जो ये मैं ग्राफ बता रहा हूँ उसी के थ्रू इसके अंदर बताया जाएगा आपको। ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास 50 एंजाइम प्रेजेंट हैं। तो पहले आपके पास 10 सबस्ट्रेट थे, तो आपने बढ़ा के 20 कर दिए। सो अब 20 ईएस बनने लग गए, धीरे धीरे आप बढ़ाते चले गए, और ऐसे आपने 40 कर दिए और 45 कर दिए। तो हाँ, एंजाइम हमारे पास 50 तक अवेलेबल है, तो 50 तक तो ईएस बन सकते हैं। पर अब मैं कहता हूँ मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा के 60 कर दी। तो अब क्या होगा, जो ईएस की फॉर्मेशन है, यानी कि एंजाइम जो हम सॉरी जितने एंजाइम हमारे पास हैं तो वो तो फिक्स हो चुके हैं ना, 50 के 50 यूज़ हो चुके हैं। चाहे अब आप कंसंट्रेशन कितने भी इंक्रीज़ कर लिए, ईएस तो बनने से रहा। तो जब ईएस नहीं बन रहा तो उसकी वजह से वो चाहे सबस्ट्रेट कितना बढ़ा लिए, क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट नहीं है इतने बाइंड करने के लिए, तो उस वजह से ये इनकी कांस्टेंट हो जाती है। चाहे आप कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी बढ़ा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यही लाइन इनके अंदर कहेगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, इनिबिशन और इनिबिटर। इनिबिशन एक फिनोमिना है, जैसे कि मैंने आपको सॉरी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ताला और चाबी का एग्जांपल लेके, कि भाई आपके पास एक ताला है, एक चाबी है। जो क्या होता है, जो ताला होता है वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, जो चाबी होती है वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करती है। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास जो ओरिजिनल चाबी है वो खो गई, आप ले आए कोई अनदर चाबी जो उसकी जैसी लगती दिखती है, उसका लाइक स्ट्रक्चर है, बट वो चाबी उसके अंदर है नहीं। तो आप ताले के अंदर चाबी डाल दोगे, फिट हो जाएगी, पर वो उस चाबी से ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि फिट तो हो गई, पर जो उसके अंदर बॉन्ड बनने चाहिए थी, जो पुरानी वाली चाबी से उसके ताले के अंदर जो फिटिंग थी, उतनी टाइट फिटिंग, उतने ज़्यादा फिटिंग नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से क्या कहेंगे भाई, कि ताला अब ख़राब हो गया, ताला बेकार हो गया, क्योंकि चाबी आपने फंसा दी। पुरानी चाबी की वजह से आपने दूसरी चाबी लगाई जो कि लोकल थी, और उससे फंस गया। तो बेसिक तो यही हुआ। तो ये होते हैं फिनोमिना इनिबिशन, चाबी फंसाना। और जो लोकल चाबी जो फंसाई है आपने, उसको कहेंगे इनिबिटर। तो ऐसे ही जब सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाले कोई अनदर मॉलिक्यूल आएगा और उसके अंदर चाबी के अंदर फिट करेंगे, और वो फिट होने की जगह उसे बाइंड कर जाएगा, पर उसकी जगह सबस्ट्रेट की जगह वो फिट हो जाएगा, उसकी जगह वो बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट तो हमारे पास बनने से रहा। तो अब क्या कहेंगे, वो इनिबिटर है। वो इनिबिटर कैसा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, यानी कि वो कम्पिटिट कर रहा है। किससे कम्पिटिट कर रहा है, हमें सबस्ट्रेट से कम्पिटिट कर रहे हैं, उसके जैसे दिखना, उसके जैसे बिहेव करना, पर वो ना होना। तो ये इसको कहेंगे कम्पिटिटिव इनिबिटर। अब ये चलो पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। जो इम्पोर्टेंट होगी लाइन उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और बाकी लाइन टू लाइन तो पढ़ना है ही हमें। चलिए पढ़ते हैं। विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक राइज फर्स्ट। हाँ भाई, पहले हमने देखी बड़ी,
दिस रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज टू ए मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल मैक्सिमम वेलोसिटी तक गई, जिसको हम वी मैक्स कह दिया, यानी कि वी मैक्स विच इज नॉट एक्सकीड by any further rise in the concentration, हाँ बिल्कुल। this is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule after saturation, these molecule are no free enzyme, जो मैंने बताया सेम आपको वो रिपीट कर रहा है इंग्लिश के अंदर बस। These activity of enzyme is also sensitive to the presence of a specific chemical that bind to enzyme, हाँ बिल्कुल सबस्ट्रेट के प्रति, हर एक केमिकल के प्रति ये जो एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है। When the binding of the chemical shut off the enzyme activity, बिल्कुल कर सकता है shut off enzyme की एक्टिविटी, this process is called the inhibition, अगर उसकी एक्टिविटी को रोक दे, स्टॉप कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिशन, जैसे मैंने ताली वाले सभी के एग्जाम्पल बताया। एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, जैसे को ताली को मैंने इनहिबिटर बताया। इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, When the binding of chemical shut off the enzyme activity, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया, शट ऑफ मतलब बंद कर दिया, एंजाइम की एक्टिविटी को बंद किया है। एंजाइम काम कर सकता है भी, बस उसकी एक्टिविटी को ऑफ कर दिया, यानी कि रोक दिया गया, थाम दिया गया। ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा। वो आपको पता है लाइन के अंदर घुमाएगा तो कैसे कहेगा कि इनहिबिटर की वजह से एंजाइम ही बेकार हो गया, नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंजाइम बेकार नहीं हुआ, उसकी एक्टिविटी बेकार हो गई, उसकी एक्टिविटी ऑफ हो गई, ये मानिए आप। वो आपको घुमाएगा तो नहीं, लाइनों के अंदर घुमाएगा। अब चलिए नेक्स्ट के ऊपर, और जिसको ताली को हम बताई थी इनहिबिटर, वो केमिकल है। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिसेम्बल्स टू द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किस के अंदर, किसके जैसा दिखने का, उसके स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इट इज़ नोन एज द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, उसको हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहेंगे। ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलर with the binding with the substrate, the inhibitor compete with the substrate and देखिए कुछ नहीं कह रहा इसके अंदर, भाई यही कह रहा है कि भाई जो इनहिबिटर बाइंड होना था उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और उसकी प्रेजेंस की या एब्सेंस की वजह से, सॉरी, उस इनहिबिटर की प्रेजेंस की वजह से अब एक्टिविटी नहीं चल पाएगी, और वो जो सबस्ट्रेट की जगह वो अब इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा। सिंपल सी कहानी यही है। Consequently, the substrate cannot bind, as a result, the enzyme action decline, enzyme action decline होगा। इनहिबिशन ऑफ, देखिए अब ये एग्जांपल बता रहा है कि ये कहेगा कि भाई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसका माल्टोज इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि माल्टोज और जो सक्सिनेट है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस इसी वजह से उसका इनहिबिशन कर देता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रेड से भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वो जो पूछेंगे आपसे यही पूछेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। ओटी की हील, जो कहीं घूमने वगैरह गए होंगे तो उन्होंने ओटी की पहाड़ियाँ तो सुनी होगी, बड़ी फेमस है ओटी की पहाड़ियाँ, तो उससे आप याद कर लिए ओटी की हील। तो टोटल 6 क्लास में बांटे गए एंजाइम, और इन 6 क्लास की सब क्लासेस हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं भाई, 12 भी हो सकती हैं, किसी की 8 भी हो सकती हैं, 4 से लेकर 13 तक लगभग बिलोंग करते हैं, 4 to 13 रेशियो में। तो इससे है क्या, ओ से ऑक्सीजनेज, टी से ट्रांसफरेज, एस से हाइड्रोजनेज, टी से आई से आइसोमरेज, एल से लाइगेज, एल से लाइज। लाइज और लाइगेज दो अलग अलग हैं भाई, इनको बताऊंगा मैं आगे भी। तो अब चढ़ते हैं शुरू से। द 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, बिल्कुल आइसोलेटेड एंड स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में बांटे गए। द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, किसके बेस पे, और पूछेंगे भाई किसके बेस पे ये बांटे गए, तो किस प्रकार की रिएक्शन दिखा रहे हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि वो किस प्रकार की रिएक्शन चल रही हैं। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6, ये हो चुका पहला, जो वो 4 से 13 मैंने बताया आपकी क्लास है। नेम अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट, अब ये 4 डिजिट नंबर क्या आप पूछोगे क्या है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको कि 4 डिजिट नंबर से क्या रिप्रेजेंट या क्या कहना चाह रहे हैं। तो 4 नंबर डिजिट क्या है, 4 डिजिट नंबर क्या है, अब ये देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ई को R1, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया अपने पास। ई को
R1 ये एक एंजाइम का नाम है भाई, या कि वो बता दूंगा बाद में भाई। हिंड सेकंड मान लीजिए, जैसे कि HIND सेकंड, हिंड सेकंड नाम है। तो ये नाम किस प्रकार से डिसाइड करे गए और ये ऐसे नाम क्यों हैं, तो अब देखिए कैसे क्या होता है। जैसे 4 आपको लेटर दिख रहे हैं इसके अंदर, जो लास्ट लेटर रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो तो कि भाई कौन से नंबर की स्टैंडिंग है। अब आप ये पूछे स्टैंडिंग क्या होती है, तो जैसे कि आप मान लीजिए प्लेट सील रख देते हैं लैब के अंदर भाई, 1 2 3 4 5 7 8 9 सब किस्म में सेम ग्रो करते हैं, पर केमिकल अलग अलग डालते हैं। तो हमें पता चलता है भाई 13 नंबर वाली प्लेट से हमें रिजल्ट मिला है। R स्टैंडिंग होती है भाई कौन सी स्टेन आपने यूज़ की है, और उससे पहले 2 लेटर रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आपको किस एंजाइम, जो एंजाइम है वो किस ऑर्गेनिज्म से निकाला है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनको आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो आपकी प्लांट फिजियो हैं, या प्लांट फिजियो को नहीं तो आपकी जब 12th क्लास शुरू होंगी, तो 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर हैं 2, जिनको मॉडर्न बायोलॉजी जिसको बोल भी सकते हैं, कि भाई जिसके अंदर आपको टूल और टेक्निक्स बताए जाएंगे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले चलते हैं ऑक्सीजनेज, ऑक्सो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। अब एक ही चीज़ है, यानी कि डी मतलब हटाना, हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को हटा देना, किससे, किसी ऑक्साइड ग्रुप से। दिस एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सो रिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट। देखिए एस रिड्यूस फॉर्म में था और एस डेस ऑक्सीडाइज, अब ये एंजाइम आया और इसने एस को क्या बना दिया, ऑक्सीडाइज, जबकि एस डेस को क्या बना दिया, रिड्यूस। तो ये एक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दूसरे को रिड्यूस्ड कर रहे हैं। तो ये पहला हो गया। सेकेंड ट्रांसफरेज, यानी कि ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेगा। किसका ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, जो भाई मॉलिक्यूल OH मान लीजिए, या कोई अनदर टाइप का मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच था, कोई ग्रुप अटैच था, तो उसको वो चेंज करेगा। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, अदर देन द हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को चेंज कर रहा है तो फिर हमको क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेज हो जाएगा वो। भाई अगर हाइड्रोजन का इधर एयर फेयर कर रहा होगा, तो या हाइड्रोजन हटा रहा होगा, तो डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा। तो अब चलते हैं, ये ट्रांसफर वाला हमारे पास हो गया। जैसे कि आप देख भी सकते हो भाई, एस के साथ जी कोई ग्रुप अटैच था, उसने क्या करा, एस डैश के साथ जोड़ दिया और एस को अलग कर दिया। तो यही काम कर रहे हैं भाई सब के सब। तो ट्रांसफरेज हो गया। अब हाइड्रोलेज, जैसे आप इनके नाम से पढ़िए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता हो, हाइड्रोलेज यानी कि जो OH मोलिक्यूल या किसी जो जिसके साथ O मोलिक्यूल अटैच हो, जिनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन में O का भागीदारी हो, उनको रिमूव करवाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस पानी की भी आपको देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि भाई H2O उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो भाई H2O बना दी, यानी कि बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, C के बॉन्ड का, C हैलाइड के बॉन्ड का और PN बॉन्ड का। आप इनका थोड़ा नाम याद कर लीजिएगा, ये किस किस ग्रुप का तोड़ता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और कंसेप्ट मैंने को देखो, अब लाइज के अंदर क्या है, दिस एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप। किसका रिमूवल कर रहा है, ग्रुप्स का। अभी देखिए C के साथ एक X मोलिक्यूल जुड़ा हुआ था और अनदर साथ में मोलिक्यूल के साथ Y, तो X और Y एक साथ जुड़े हुए थे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया और C के बीच में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। आप याद रखिएगा क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसके अंदर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं। फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को छोड़ के लीविंग द डबल बॉन्ड, ये लिख दिया, लीविंग द डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड छोड़ रहा है वो। अब चलते हैं अगले के ऊपर। ये लाइज हो गया, तो लाइगेज क्या करेगा आपको पता है। तो आइसोमरेज का भी आपको पता है, आइसोमर यानी कि जो केमिस्ट्री का आइसोमर हम पढ़ते हैं उनके बेसिस के ऊपर, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, जो डिफरेंट, जैसे कि भाई कोई लीवर रोटेटरी है उसको डेक्स्ट्रो बना देगा। अब ये मत पूछे कि भाई लीवर रोटेटरी क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, आर क्या, एल क्या होता है, आर क्या होता है। ये ऑप्टिकल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर हो गए, जैसे कि आपके OH सेकंड पोजीशन पे था, उसको उठा के थर्ड पोजीशन फिट शिफ्ट कर देना। जैसे भाई मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल था, तो यहाँ कहीं OH जुड़ा था पहले पे, मैं इसको उठा के सेम ऐसे रखा और सेकंड के ऊपर आके इसको जोड़ दिया OH को, सिंपल सा। तो ये आइसोमरेज एक्टिविटी हो गई।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंजाइम की तरफ। लाइगेज, एंजाइम दैट कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर, यानी कि क्या कर रहा है, जोड़ रहा है टू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एंजाइम विच कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एंड ECT, यानी कि ये बॉन्ड को जोड़ रहा है और लाइगेज जोड़ रहा है और लाइज तोड़ रहा है। बस इनके बीच का डिफरेंस यही है। अगर वो आपसे कभी पूछेंगे लाइगेज और लाइमेज, तो डिफरेंस ये पूछेंगे कि भाई लाइज क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। किसका तोड़ने का, ईथर का, एस्टर का, पेप्टाइड का, CC का, CN का, PN का, इनका बॉन्ड तोड़ने का। जबकि ये किसका, ये जो बॉन्ड जोड़ने का काम करता है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ऑक्सीजन। जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन वाला है ना, ये तो DNA के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं ये DNA फॉर्मेशंस वगैरह में। अब चलते हैं कोफैक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको ताला बताया था कि भाई एंजाइम है, तो कोफैक्टर उसका तेल है। कई बार क्या काम करता है, ताला काम नहीं करता है। ताला जो आपका जो जो ताला है वो धीरे धीरे काम करता है, स्पीड नहीं है उसकी, अटक जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, उसकी ऑयलिंग कर देते हैं, उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। अब क्या होता है कि उसकी ग्रीसिंग हो जाती है एक प्रकार से, तो वो स्पीडली काम करता है, आपकी चाबी नहीं अटकेगी, जल्दी जल्दी काम करेगा। तो इसी प्रकार से कोफैक्टर होते हैं कि ये एक ताले की चाबी की तरह ताले के अंदर ग्रीस की तरह, ये एंजाइम की ग्रीसिंग की तरह काम करेंगे। अब पढ़ते हैं आगे। ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। जो पहला वाला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेकंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो थर्ड है वो कोई ऑर्गेनिक नहीं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक तो ये है, चलो मैं आपको बता देता हूँ लाइन टू लाइन फिर भी। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। बिल्कुल भाई, हमें पता है पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। कभी पर प्रोटीन बैकबोन फोल्डिंग हो जाती है और उनसे ये फॉर्मेशन होती है। However, there are the number of cases in which non-protein constituents called the cofactor are found to be enzyme। यानी कैसे, नॉन प्रोटीन, आप इन पे ध्यान देखिएगा इन शब्दों के ऊपर। नॉन प्रोटीन फैक्टर बाउंड टू द एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंड करने वाला नॉन प्रोटीन फैक्टर। प्रोटीन का नहीं बना हुआ। वो आपसे यही पूछेगा कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो है बट वो नॉन प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है वो कोई। अब चलते हैं आगे। मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, फास्ट बनाते हैं, इंस्टेंट। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ दिस एंजाइम आर कॉल्ड द एपो एंजाइम, यानी कि जो आपका खाली वाला एंजाइम है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे। और जब एंजाइम के साथ ये आपका कोई भी कोफैक्टर आके जुड़ गया तो एपो एंजाइम अब क्या बन गया, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम किसके अंदर चेंज हो गया, होलो एंजाइम के अंदर। तो 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में भी आइडेंटिफाइड। पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है ना, सॉरी कोफैक्टर भी एक को एंजाइम हो सकता है, एंड मेटलाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये मैंने बता दिया। आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर दैट दे आर द टाइटली। अब जो मैं लाइन अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसको कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। फॉर एग्जांपल, ये तो आप हर किसी में लास्ट की 2 लाइनें तो पहले ही मैं कर देता हूँ, मेरे को पता है लास्ट की 2 लाइन तो पूछेगा चाहे कुछ भी हो। अब चलते हैं अपनी लाइनों के ऊपर। टाइटली बाउंड है एपो एंजाइम साथ। फॉर एग्जांपल, यानी कि पेरोक्सीडेज, यानी पेरोक्सीडेज क्या है, एक एंजाइम। आपको पेरोक्साइड पता हो तो शायद आई होप आपने पेरोक्सीडेज का भी पढ़ा हो। तो पेरोक्सीडेज का फॉर्मूला क्या होता है, लगभग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं हम, सिंपल सा, सबसे सिंपल लेते हैं H2O2। तो इसको किस में तोड़ देंगे, H2O प्लस O2 के अंदर। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज चाहिए, जो वाटर ऑक्सीजन को में बदल देगा H2O2 को। एम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एज ए कोफैक्टर बिहेव करेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कोफैक्टर तरह बिहेव करेगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज के एंजाइम में, इस एंजाइम के लिए। आगे चलते हैं। कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन, आप इनके अंदर मत फंस जाना भाई, ये कोएंजाइम और ये कोफैक्टर है, ये फैक्टर अलग है और एंजाइम अलग है भाई। विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिशन, यानी कि ये क्या था, ये हमेशा टाइटली बाउंड है। चलो मैं आपको रब करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है,
तो वो तो एंजाइम के साथ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, चाहे एंजाइम फ्री हो या वर्किंग फेज में। पर जो आपका को एंजाइम है वो कब प्रेजेंट रहेगा, जब ES की फॉर्मेशन होगी ओनली, जब उसके साथ सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। भाई ये येलो सबस्ट्रेट मान के चलो, तो येलो जब पार्ट एंजाइम से जुड़ गया, सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ गया, तभी आके आपका को एंजाइम जुड़ेगा। इससे पहले एंजाइम से वो फ्री रहते हैं, उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखता, और यहाँ के वो जुड़ता है। तो इसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि वो टाइटली बाउंडेड है और ये टाइटली बाउंडेड नहीं है। यानी कि कब जुड़ेगा, जब ES की फॉर्मेशन होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, तब जुड़ेगा, और इससे पहले उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। वही एग्जांपल देगा, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। बिल्कुल, फर्दर को एंजाइम सर्व एज द कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन। अलग अलग के लिए अलग अलग है भाई। जैसे इसने बताया भाई NADP या NAD, यानी कि कोएंजाइम निकोडीन एडमाइलेज या विटामिन नियासिन्स वगैरह हैं, ये सब की सब बिहेव करती हैं एज ए कोएंजाइम की तरह बिहेव करती हैं। ये सब की सब। अगला आ जाता है जिसके अंदर मेटल होता है। तो मेटल वाला तो आपने पढ़ा भाई, जैसे कि जिंक का एग्जाम्पल दिया। जिंक के कोफैक्टर है प्रोटोलिटिक एंजाइम के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज के लिए जिंक। तो आपने पढ़ा भी होगा भाई कि जैसे कि हाइड्रोजनीसिस रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए ये है, ये उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, मैं इसके हाइड्रोजनीसिस कराऊँ तो इसके अंदर मैं निकल या PD और एक्सेट्रा दे देता हूँ एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये किसका बिहेव करेंगे, जिंक वगैरह Zn, और इसको इस प्रकार से बना देते हैं। तो इसकी तरह कैसे बिहेव करेंगे, एज ए जिंक कैसे बिहेव एज ए मेटलाइन, ये मेटलाइन की तरह बिहेव करेगा और एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एंड द लास्ट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।